गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर में हम हमारे विचार कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे हैं और मार्क्स के द्वारा जो भी अपने प्रतिपादित सिद्धांत हैं हम उनका अलग अलग देख रहे हैं। पिछले कक्षा हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इन जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं इनका अध्ययन किया। आज हम देख रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था के संबंध में उनकी मार्क्स की क्या धारणा थी। इसकी शुरुआत हमने हमारी पिछली कक्षा से कर ली थी, लेकिन पुनः इसको मैं आपको थोड़ा सा रिपीटिशन पुनरावलोकन करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने सबसे पहले बात की थी कि पूंजी का केंद्रीकरण का सिद्धांत पाया जाता है, क्योंकि मार्क्स ये कहते थे कि जो अतिरिक्त मूल्य है, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में इसके बारे में स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त जो मूल्य है उसके कारण पूंजीपतियों के पास अथाह मात्रा में पूंजी एकत्रित होती रहती है। फिर वो ज़्यादा पूंजी एकत्रित होती है तथा केंद्रीकरण होता है। ज़्यादा पूंजी होने से फिर वो क्या करते हैं कि पूंजीपति इन बढ़ती पूंजी से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ज़्यादा उत्पादन होने से फिर वो क्या है, बाजार में प्रतियोगिता बढ़ जाती है और जो बड़े उद्योग वाले हैं, वृहद उद्योग वाले हैं, वो फिर जो उत्पादन करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, उनके पास बहुत तकनीकी मशीनें होती हैं, तो उनसे फिर क्या होती है कि जो वस्तु का निर्माण होता है उसकी लागत मूल्य बहुत कम होता है। और जो छोटे से मझले से मध्यम वर्गीय जो उद्योग हैं, छोटे से उद्योग हैं, उनसे जो निर्मित माल होता है उनकी जो लागत मूल्य होता है वो अधिक आती है। तो अब उनका लागत मूल्य कम है, इनका लागत मूल्य ज़्यादा है। तो अब बाज़ार में ये छोटे श्रेणी के जो उत्पादक है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के आगे टिक नहीं पाते हैं और वो उनसे प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं, वो उसके सामने हार जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे स्थिति आ जाती है कि उनका जो उद्योग कारखाने हैं धीरे धीरे सब बंद हो जाते हैं और जो पूरी पूंजी है, पूंजी का जो पूरा प्रवाह है वो एक बड़े से गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है। ये था पूंजी का केंद्रीकरण का सिद्धांत। फिर ये बताया उन्होंने दूसरा कि जो श्रमिक वर्ग है उनकी निरंतर स्थिति है वो गरीबी और दुख से भरी हुई बढ़ती जाती है। श्रमिक वर्ग उसकी धीरे धीरे हमेशा स्थिति दयनीय होती जाती है। क्यों होती है? तो इन्होंने इसका स्पष्ट बताया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी का केंद्रीकरण के साथ साथ ये स्थिति ऐसी क्यों होती है कि उद्योगों में, कारण पहला बताया कि उद्योगों में जो नवीनीकरण होता है, तकनीक से जो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं तो वो क्या कहते हैं, कई सैकड़ों लोगों का काम एक मशीन करती हैं। तो इससे मानवीय श्रम के स्थान किसने ले लिया? मशीनों ले लिया। अब जो श्रमिक थे पहले काम करते थे, अब वो बेरोजगार हो गए। अब वो क्या करें? पूंजीपति ज़्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है और उनको सीमित मजदूर की आवश्यकता होती है। मजदूरों की संख्या है ज़्यादा, तो फिर वो कम से कम मूल्य पर काम करवाना चाहता है। इससे वो मजदूरों की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए उनकी निर्धनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तीसरा उन्होंने बताया था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उस पर हमेशा संकट आते रहते हैं, क्योंकि एक तो इनमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ज़्यादा उत्पादन होने से फिर वो मार्केट में मांग कम हो जाती है और फिर कभी वैसी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मार्केट में वो माल बिकती नहीं है, तो फिर वो जो कंपनी है, बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें उत्पादन नहीं होता है। तो फिर ये दो अति उत्पादन और न्यून उत्पादन की स्थिति में बिल्कुल वो धराशायी हो जाते हैं। चौथी जो अवस्था उन्होंने बताई थी कि पूंजीवाद के अंत की अवश्यम भावना का सिद्धांत। मार्क्स को ये पूरा यकीन था कि एक दिन पूंजीवाद बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा, उसमें उसका अंत हो जाएगा। कैसे है ये बात आप स्पष्ट समझिए। मार्क्स कहते थे कि पूंजीवाद का अंत अवश्य है, पूंजीवाद का एक दिन अंत पक्का आना है। जिस प्रकार से आदिम साम्यवाद, दास अवस्था, सामंती अवस्था का नाश हुआ, वैसे ही एक दिन पूंजीवाद का भी नाश तय है। इतिहास गवाह है, हमने देखा कि आदिम साम्यवाद के बाद दास अवस्था आई, दास अवस्था के बाद सामंती अवस्था आई और सामंती अवस्था के बाद पूंजीवादी अवस्था है। तो पूंजीवादी अवस्था के कभी अंत तय है, उसके बाद फिर जो स्थिति आने वाली थी, क्योंकि चार अवस्था तो आ चुकी है, पांचवी और छठी अवस्था जो आने वाली है, मैंने आपको बताया था श्रमिकों का अधिनायकत्व और साम्यवाद की अवस्था। तो ये दो आने वाली है। तो ये कहते हैं कि आखिर पूंजीवाद का नाश होना तय है, तो किस आधार पर इसका नाश होगा, पूंजीवाद क्यों खत्म होगा? तो इसके संबंध में बताया कि एक तो उद्योगों का स्थानीयकरण हो रहा है, पूंजीपतियों द्वारा अपनी वस्तु का विश्व व्यापार बनाने की जो इच्छा हो रही है, इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा कुठाराघात होता है मजदूरों पर और फिर मजदूर एकत्रित होकर इसके खिलाफ एकजुट में खिलाफ इसकी आवाज़ उठाएंगे और फिर ये धीरे धीरे स्वतः ही पतन की तरफ अग्रसर होगी। देखो, पूंजीवाद में आपको पता है कि एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों को केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। कोई भी पूंजीपति है, कोई भी बहुत बड़ा उद्योगपति है, तो वो देखता है कि मेरी जो पूंजी है
वो उसको अलग अलग स्थानों से लगाने से बेहतर है कि मुझे जहाँ भूमि, जल, बिजली, श्रमिक सब सुविधा मुझे मिले, यातायात, बाजार सब एक जगह मिल जाए, तो मैं अलग अलग जगह क्यों दूर दराज में जाऊँ। वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग जगह मतलब एक ही स्थान पर वो अपनी पूरी पूंजी का केंद्रीकरण करते हैं। और इस कारण श्रमिकों की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या हो जाती है कि जब वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होंगी, कारखाने होंगे, तो वहाँ श्रमिक भी खूब होंगे, जिससे श्रमिकों को संगठित होना और पूंजीपतियों का विरोध कर सकना आसान हो जाता है। अब श्रमिक क्या होते हैं कि श्रमिकों की तो नीति तय है कि उनका शोषण होना ही होना है, चाहे इस कारखाने में काम करो कि दूसरे कारखाने में काम करो, तो सबका शोषण हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि समान स्थिति वाले सब मजदूर एक हो जाते हैं, और जब एक हो जाते हैं तो आपस में एक होने पर उनमें एकता का भाव पैदा होता है और पूंजीपतियों के खिलाफ बहुत बड़ा एक उग्रता या फिर उनके विरुद्ध विरोधी भावना पैदा होती है। तो विश्व के अन्य देशों के श्रमिकों के मध्य आदान प्रदान भी बढ़ता है। अब देखो मजदूर कहीं का भी शोषण तो होना है, भारत का हो कि ब्राज़ील का हो कि ब्रिटेन का हो कि रशिया का हो कि कहीं का भी हो, मजदूरों का एक जैसा सब कुछ हो रहा है, सब जगह शोषण। ये कहते हैं कि इससे क्या होता है कि शोषण की वजह से पूंजीपतियों द्वारा जो शोषण किया जाता है, इससे विश्व के सभी मजदूरों में एकता का भाव होता है, श्रमिकों के मध्य आदान प्रदान बढ़ता है, एकता और शक्ति में वृद्धि होती है, और मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनता है। क्या बनता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पूंजीवादी एक तरह का आर्थिक संकट और दूसरी तरफ श्रमिकों की एकता से असुरक्षित हो जाते हैं। पूंजीवाद में एक तो मार्क्स ने पहले बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में हमेशा आए दिन आर्थिक संकट आते रहते हैं, और फिर अगर दूसरी तरफ श्रमिक हैं ये आपस में एकता रखें तो ये पूरी तरह से उद्योगपति असुरक्षित हो जाते हैं। और जब जो धन है अर्थात जो पैसा है, जो मूल्य है, वो थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है, तो श्रमिकों के लिए उनके विरुद्ध विद्रोह करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या होती ज़्यादा और पूंजीपतियों की संख्या होती कम। तो इस प्रकार ये क्या करेंगे, तो ये क्रांति के द्वारा श्रमिकों जो श्रमिक हैं वो सब एक साथ रहकर इन बड़े से पूंजीपतियों को नाश कर देंगे, उनके विरुद्ध विद्रोह कर लेंगे, और भी आसान तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि विद्रोह के फलस्वरूप या क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद का अंत करके अंत में श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित कर लेते हैं। आई बात समझ में? मतलब ये स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि जो जिस प्रकार से दास अवस्था, सामंती अवस्था, उसी प्रकार से पूंजीवादी अवस्था का भी सर्वनाश है। क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि एक तो इसमें यह है क्या है कि जितने भी पूंजीपति हैं वो एक स्थान पर उद्योग लगाते हैं, एक ही स्थान पर उद्योग लगाने से मजदूर ज़्यादा होंगे और फिर ये शोषण करते रहते हैं। और एक तो शोषण वजह से जो मजदूर हैं उनके मन में पूंजीपति के खिलाफ विद्रोह की भावना होती है, और दूसरा आए दिन इसमें आर्थिक संकट आते रहते हैं पूंजीवादी अवस्था में। तो सब मजदूर मिलकर, पूरी दुनिया के मजदूर मिलकर इन पूंजीपतियों के खिलाफ विद्रोह क्रांति करेंगे, तो इनकी संख्या तो सीमित और मजदूर संख्या ज़्यादा, तो जीत तय है कि जो ज़्यादा संख्या होगी वो जीत जाएंगे और ये पूंजीपतियों को नाश कर देंगे। इस प्रकार से फिर मजदूरों का, श्रमिकों का एक अधिनायकत्व तो स्थापित हो जाएगा, मजदूरों के तानाशाही स्थापित हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे राज्य का लोप करके साम्यवाद की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये है एक प्रकार से पूंजीवाद के अंत की अवश्यम भावना का सिद्धांत। ठीक है, मार्क्स ने इस बात को स्पष्ट किया। अब हमने ये देखा कि पूंजीवादी व्यवस्था का जो विश्लेषण किया है, क्या ये उपयुक्त है, क्या ऐसा होना तय है या नहीं है, इसके संबंध में जो आलोचना की है अलग अलग विचारकों ने, वो समझते हैं क्या ये जो सिद्धांत दिया है क्या ऐसा होना तय है, या फिर किस प्रकार से क्या बात करते हैं, समझते हैं। अब देखो, मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था की भीषण प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग, मध्यम श्रेणी और छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं। ऐसा तो कहते हैं ना, लेकिन ये सत्य नहीं है। आप देखिए कि 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो संयुक्त पूंजी कंपनियों का विकास हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में जबरदस्त भीषण प्रतियोगिता होती है, इसलिए छोटे मध्यम श्रेणी के जो मझले उद्योग होते हैं वो नाश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाते, प्रतियोगिता सामना नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे 19वीं 20वीं शताब्दी में आप देखिए कि बड़े उद्योगों की तुलना में जो छोटे या संयुक्त पूंजी लगाकर जो कंपनियों का संचालन किया है वो कंपनी आगे बढ़ी है। तो पहले ही इस बात में बिल्कुल मार्क्स तो असफल हो गए। मार्क्स तो कहते हैं कि नहीं टिक पाएंगे, लेकिन वो टिक पाए और एक सशक्त रूप से, और कई ऐसे जो मध्यम श्रेणी के जो उद्योग है वो आगे बढ़े। तो पहले ही उनका ये धारणा गलत बनती है। दूसरा ये है कि मार्क्स कहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग की निर्धनता बढ़ी है।
ये भी गलत है। आपको पता होगा सबसे अधिक पूंजीवादी और औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में श्रमिक वर्ग संपन्नता की ओर बढ़ रहा है ही नहीं ऐसी स्थिति कि वहाँ मजदूरों की हालत दयनीय हो गई है, बल्कि हुआ उल्टा है कि आज इस पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की जो स्थिति है वो एकदम संपन्नता की ओर आर्थिक दृष्टि से मजबूती और सशक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भी मार्क्स की पूरी धारणा गलत होगी। तीसरा, ये मार्क्स की भविष्यवाणी थी कि औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान के विकास से सर्वहारा वर्ग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी। सत्य सिद्ध नहीं हुई। विश्व के बड़े पूंजीवादी देशों में सर्वहारा वर्ग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के स्थान पर कमी हुई। दिनों दिन मजदूर कम हुए, उल्टे उसकी स्थिति में बदलाव आते होते आज वो खुद मालिक बनते जा रहे हैं। तो ये भी गलत उनकी मार्क्स की भविष्यवाणी सिद्ध हुई। चौथी बात कहते हैं मार्क्स के ये स्पष्ट करते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन देखते हैं कि 1929-30 के बाद जो आर्थिक संकट आया था उसके बाद में ऐसा कोई भीषण आर्थिक संकट अभी तक नहीं आया। ठीक है, कुछ समय के लिए मंदी आती है, हल्की सी वापस मार्केट को कैचअप कर लेती है, सब कुछ होकर चलता रहता है। तो ये बार बार के संकट आना ये भी मार्क्स पूरी तरह से सत्य सिद्ध नहीं होते हैं। और फिर अंतिम ये कहा जाता है कि मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के पूर्ण पतन की बात करते हैं, जबकि हुआ ये है कि पूंजीवाद ने अपने आप को समय के साथ ढालने या समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश की, तो ज़बरदस्त इसमें ऐसी क्षमता विद्यमान हो गई कि आज पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन दुनिया के हर देश में बढ़ती जा रही है। और जो ढिंढोरा पीटते थे साम्यवाद आएगा, यूँ आएगा, जो साम्यवादी विचारधारा और साम्यवादी व्यवस्था को लेकर चलने वाले थे उनका पतन हो गया, न कि पूंजीवाद का पतन हो गया। आज दुनिया में जो साम्यवादी देश थे जैसे सोवियत संघ है, चाइना है, ये सब कुछ आज अपने आर्थिक मामलों में पूरी तरह से पूंजीवादी है। तो बिल्कुल मार्क्स की जो विचारधारा थी वो पूरी तरह से गलत सिद्ध हुई और उसमें किसी तरह से उपयुक्त वास्तविक सिद्ध नहीं हो पाई। और पूंजीवादी व्यवस्था ने समय के साथ अपने आप को बदलते हुए समय के अनुरूप ढालने की पूरी कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज भी दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था का अपना अस्तित्व बना हुआ है। अब हम समझते हैं मार्क्स के राज्य और शासन संबंधी धारणा है। देखिए, राज्य शासन के संबंध में मार्क्स क्या कहते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि राज्य की उत्पत्ति का जो कारण मानते हैं मार्क्स, वो मानते हैं वर्ग विभेद। देखिए इसमें क्या कहते हैं, मार्क्स ये कहते हैं कि राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। वर्गीय मतलब जिसमें दो वर्ग, एक अमीर और दूसरा गरीब। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों में कोई वर्ग संघर्ष नहीं था। संपूर्ण समाज मिलकर अपना प्रबंध स्वयं करते थे। राज्य का अस्तित्व बिल्कुल नहीं था। लेकिन दास प्रथा की स्थिति में परिवर्तन आया। स्वामियों के हाथों में भूमि, संपत्ति, उत्पादन के साधन थे। ये दासों का शोषण करते थे और स्वामी वर्ग अपनी रक्षा करने के लिए सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागृह आदि की व्यवस्था की गई और इन संस्थाओं पर स्वामी वर्ग का पूरा नियंत्रण हो गया और यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। यही बात समझ में कि मतलब ये कहते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई न तो राज्य है, न कोई संघर्ष है, न किसी प्रकार का कोई भी आपस में कोई स्ट्रगल नहीं पाया जाता है। सब लोग मिलकर एक दूसरे की अपनी जो भी आवश्यकता होती है उनका प्रबंध करते हैं। राज्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर दास प्रथा स्थिति में परिवर्तन आया कि जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, वो क्या करते हैं कि वो भूमि, संपत्ति, उत्पादन के जो साधन थे उनके मालिक बन गए और जिनके पास कुछ भी नहीं था वो दास बन के उनका शोषण करते थे। फिर उनको लगा कि ये दासों से या फिर किसी प्रकार से अपनी भूमि, संपत्ति है या उनका जो संरक्षण किस प्रकार से करें, इनकी रक्षा कैसे करें। तो इन्होंने फिर क्या किया कि सेना को, पुलिस को, न्यायालय को, जेल को, इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई और फिर इन संस्थाओं पर पूरा नियंत्रण इनका हो गया, स्वामी का हो गया। और यहीं से फिर किसकी शुरुआत होती है, राज्य की। इसलिए राज्य एक शोषण का यंत्र के रूप में ये मानते हैं। यहीं से राज्य की उत्पत्ति का एक कारण मानते हैं मार्क्स। दूसरा है कि राज्य और शासन शोषण का यंत्र किस प्रकार से समझिए ये भी बात। ये कहते हैं कि राज्य सदैव शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। जो शोषक वर्ग, जो मालिक वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, वो शोषक वर्ग है, वो उनके हेल्प के रूप में, सहायक के रूप में काम करता है। कौन? राज्य है। सामंती अवस्था में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का पूरा अधिकार होता था। ये किसानों का शोषण और उत्पीड़न करते थे। फिर पूंजीवादी युग में देखिए कि राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का पूरा आधिपत्य है। ये मजदूरों का शोषण करता है। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे का है। राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति और उसके समर्थकों का हाथों में होती है। इसलिए ये राज्य इनका पूरा हेल्प करता है और मजदूरों का शोषण करता रहता है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। आई बात समझ में। इसलिए राज्य का जो राज्य का जो स्थापना है वो इन मजदूरों मतलब का शोषण करने के लिए और
जो मालिक हैं, जो पूंजीपति हैं, उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बनाया हुआ है। फिर मार्क्स कहते हैं कि अंतरिम यानी टेम्परेरी कुछ समय के लिए सर्वहारा का अधिनायक तंत्र कैसे स्थापित होगा। देखो आप, ये बातें हम ऑलरेडी सब पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन को एक बार रिपीटेशन करवाता हूँ। देखिए, मार्क्स कहते हैं कि राज्य को अनावश्यक कहकर उसका विलीनीकरण में विश्वास करते हैं। पूंजीवाद का जब अंत हो जाएगा तो उसके बाद भी कुछ समय के लिए राज्य अस्तित्व रहेगा। पूंजीवाद के अंत के बाद भी कुछ समय के लिए इस काल में क्या होगा कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा और इस काल में राज्य की जो शक्ति है उसका पूरा प्रयोग कौन करेगा? सर्वहारा वर्ग तथा मजदूर वर्ग करेगा। और सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने और पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए ही किया जाएगा। जब तक ये पूंजीवाद के अवशेष रहेंगे उनको समाप्त करने के लिए ही ये राज्य बना रहेगा, उसके बाद में उसको समाप्त कर देंगे। और इस अंतरिम काल यानी टेम्परेरी जो समय है, इसमें क्या होगा कि सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति की संपत्ति का उन्मूलन होगा, पैतृक अधिकारों की समाप्ति होगी, यातायात और संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण होगा, बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने का कार्य करेगा। ये काम करने के लिए ही राज्य कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहेगा, उसके बाद में राज्य को समाप्त कर लेंगे। फिर जो कंडीशन होगी वो अवस्था क्या होगी? वो होगी राज्य विहीन वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। आई बात समझ में? क्या कहते हैं इस अवस्था में? मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायक के बाद जब विरोधी वर्ग का अंत हो जाएगा, विरोधी वर्ग मतलब जो पूंजीपति वर्ग उसका अंत हो जाएगा, तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा, राज्य भी समाप्त हो जाएगा उस समय। और उसके बाद जो अवस्था होगी वो राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना होगी और वास्तविक साम्यवादी शासन स्थापित होगा। एक बात समझ में? ये पूरा एक राज्य और शासन व्यवस्था के संदर्भ में कहते हैं कि अंतिम जो उनका उद्देश्य है उस किसकी प्राप्ति करना है, वो है अपने साम्यवाद की स्थापना। ठीक है। अब देखिए, जो राज्यहीन या वर्गहीन आदर्श समाज है उसमें धर्म, जाति, रंग, धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित रूप से कुछ समय के लिए आवश्यक परिश्रम करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और योग्यता के अनुरूप वस्तुएं और पारिश्रमिक प्राप्त होगा। जो व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी, अपना जीवन यापन करेंगे, अपना जीवन का संचालन करेंगे। तो इस प्रकार से राज्य और शासन के संबंध में पूरी धारणा का अपना प्रतिपादन करते हैं। मार्क्स इस समय में ये बातें स्पष्ट की हैं। अंत में उनका टॉपिक आता है कि वो प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार रखते हैं, उनको भी अपन स्पष्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए मार्क्स प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों को अस्वीकार करता है, तीनों के खिलाफ थे। प्रजातांत्रिक संस्थाएं धनिकों की संस्था कहकर उपहास करते हैं कि जो भी लोकतांत्रिक संस्था हैं वो सब केवल एक अमीरों की संस्था है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रजातंत्र प्रणाली में श्रमिकों के हितों की रक्षा बिल्कुल नहीं हो सकती, अतः इन्हें नष्ट कर देना चाहिए, इनको बिल्कुल नहीं रखना है। और अतः अंतिम समय में प्रजातंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग का अधिनायक तो ही स्थापित होगा, यही उपयुक्त रहता है। इसलिए वो प्रजातंत्र के सख्त विरोधी है। कभी भी पूछे जाएं तो आपको समर्थन में नहीं करना है, क्योंकि आपको लगता है कि विचारक है तो प्रजातंत्र के समर्थक होंगे, नहीं, ऐसा हर कोई विचारक उसमें अपनी बात नहीं स्पष्ट करता है। तो मार्क्स तो इसके पूरे खिलाफ है। दूसरी बात, धर्म के संबंध में क्या कहते हैं? मार्क्स धर्म को भी शोषण का एक साधन मानते हैं। धर्म को भाग्यवादी दर्शन कहते हैं। इतिहास में एक ही नहीं पर कितनी लुई और जार हुए, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनके अन्याय और शोषक के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। ये जो लुई शासक या जार शासक जो हुए फ्रांस और रशिया के, इन लोगों ने इतने अन्याय किए, इतना शोषण किया, लेकिन जनता ने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि धर्म में तो यकीन ही मत करो, धर्म तो एक प्रकार की जनता की अफीम है, जनता का एक प्रकार का बेवजह का नशा है, इसको तोड़ फेंको और इसको त्याग दो। ठीक है। तो इसलिए धर्म में भी वो यकीन नहीं करते हैं। अंत में आता है राष्ट्रवाद। कि राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्स क्या विचार रखते हैं? राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्स क्या विचार रखते हैं? तो कहते हैं कि मार्क्स राष्ट्रवाद की पूरी आलोचना करते हैं। वो राष्ट्रवाद में बिल्कुल नेशनलिज्म में बिल्कुल यकीन नहीं करते। वह कहता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। अगर एक देश तक सीमित हो तो मैं राष्ट्रवाद की बात करूँ, शोषण तो हर देश में हो रहा है तो मैं राष्ट्रवाद की बात क्यों करूँ? इसलिए कहते हैं कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। यही कारण है कि उन्होंने नारा लगाया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास सोने के लिए बेड़ियाँ हैं, पाने के लिए पूरा संसार है। इसलिए ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रवाद बेतु की बात है, मैं उसमें यकीन नहीं करता हूँ। जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण का भी अंत हो जाएगा,
सिंपल सी बात है। और वर्ग संघर्ष और स्वतंत्रता के कम होने पर राष्ट्र के पास कोई स्वतंत्रता का भी कोई कारण नहीं रहेगा। आखिर जो भी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र में जो संघर्ष रहता है उसका भी मकसद यही है। इसलिए जब ये समाप्त हो जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा। युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और सदैव के लिए शांति की स्थापना हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि राष्ट्रवाद उपयुक्त नहीं है। समस्या ही आखिर वर्ग संघर्ष की है, तो यही समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपने ये धर्म और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट किया।